हेलो दोस्तों। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा वो है ना विज़न के जो टेस्ट सीरीज़ आता है, ठीक है। तो उसमें फ़र्स्ट टेस्ट है ये, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसे कि आज ही कम एक ही लेसन में मतलब इसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको नहीं दिखाऊंगा, हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन जो होगा ना इनका वो मैं यहीं पे जो है बता के दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो राष्ट्रीय जो आपात है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात क्या है कि ये नहीं पूछ रहा, मतलब 3 स्टेटमेंट इसमें सही है और एक जो है गलत है, ठीक है। तो आपको पता होगा राष्ट्रीय आपातकाल किस में आता है, 352 राष्ट्रीय लड़ावन, ठीक है। मतलब इसकी वजह से जो आपस में राष्ट्र लड़ते हैं तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, आपातकाल लगाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, हो भी सकता है। दूसरा है, आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है। तीसरा, आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है, यह भी हो सकता है। फोर्थ है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, इसका स्कोर कार्ड अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अगर देखिए ये टेस्ट सीरीज अच्छी जाती है तो मैं नेक्स्ट भी जो है टेस्ट पेपर 2 भी तुरंत इसके बाद ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप जो है 100 में से आपके कितने सही हो रहे हैं तो उस हिसाब से आप जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही है, ये तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। पर फोर्थ वाले में क्या गलत है कि फोर्थ के लिए क्या होता है, उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उस सदन में जो भी उपस्थित और मतदान कर रहे हो। यहाँ पे क्या दे रखा है, कुल सदस्यों का, ठीक है। कुल सदस्य होते हैं पर जो वो वोटिंग करते हैं ना उसके उस सदन में उपस्थित और जो मतदान करने वाले होते हैं उनका 2/3 होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हमारी सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो जो लोकतंत्र के सरकार के सर्वाधिक प्रचलित और अन्य स्वरूपों से बेहतर होने के संभावित कारणों पर विचार कीजिए। तो ये क्यों जो है सर्वाधिक प्रचलित है लोकतंत्र की सरकार और अन्य स्वरूपों से ये बेहतर क्यों है, ठीक है। तो इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो पहला है, यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है, हो सकता है। यह त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करता है। यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। यह आय असमानताओं को समाप्त करता है। तो चारों पर विचार कीजिए, फिर इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो ए बी सी डी क्या होगा, आप अपनी कॉपी में जो है वीडियो पॉज करके और इसका आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है बी, केवल 3 जो है इसका सही है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन पे हल्का सा ध्यान देंगे तो देखिए सरकार के सबसे स्थिर रूप की, अगर स्थिर रूप होता तो बार बार जो सरकारें चेंज होती है वो होती ही नहीं, है ना, सबसे स्थिर हो जाती सरकार, ठीक है। उसके अलावा देखिए त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करती है। जब भी कोई स्टेटमेंट मतलब कुछ एक्सट्रीम बोल रही होगी ना कि सबसे सही निर्णय दे रहा है, सबसे ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है, तो एक्सट्रीम पे अगर कोई चीज़ होगी, एक्सट्रीमिस्ट होगी तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में देखिए, यह आय असमानताओं को समाप्त करती है। मतलब लोकतंत्र हो गया तो क्या अमीर गरीब सब बराबर हो जाते हैं, सबकी आय समान हो जाती है, ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो तीसरा क्या है, यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है, ठीक है। लोकतंत्र में जो हम चुन के भेजते हैं तो हम जो है जवाबदेही के हकदार होते हैं, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है। उसके बाद देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दिया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा अधिकार को मूल अधिकार है जो भारतीय स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दिया जाता है। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, पड़े बड़े कहीं पे आपको लग रहे होंगे, संगम या संघ बनाने का अधिकार, हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट मतलब सही करना आपको आना ही चाहिए, ठीक है, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो ये वाला थर्ड क्वेश्चन का वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए ए बी सी डी में से। ये पॉलिटी की है बाय द वे, अगर ये पूरे क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी के हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने गैस कर ही लिया होगा, इसका सी जो है सही है। हड़ताल पर जाना कोई भी मूल अधिकार नहीं है ना, और प्रभावी सौदेबाजी सरकार के साथ या किसी के साथ, ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने आर्टिकल पढ़े ही होंगे, 14 से 18 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म का अधिकार 25 से 28, अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29, 30 और 32 क्या संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में
स्वार्म क्या है, ठीक है। स्वार्म क्या होता है, तो क्या है, भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा स्वार्म हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचलन। उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के अस्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले अनेक भूकंप के झटके, ठीक है। फोर्थ हैगा पृथ्वी के अंदर होने वाले लगभग निरंतर संचलन जिसका संबंध भूकंप से नहीं होता और जिसकी अवधि 1 से लेकर 9 सेकंड होती है, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं, इसमें शायद पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं है। रेफरेंस में अगर हम देखें तो एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये पॉलिटी का ही, ये शायद ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप इसका जो है वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसमें से स्वार्म, इसमें सबसे अधिक सटीक कौन सी स्टेटमेंट जो है बैठती है, ठीक है। तो आई गेस आपने आंसर दे लिया होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है सी। तो स्वार्म क्या होता है, उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले अनेक भूकंपों के झटके होते हैं, ठीक है। भूकंप के झटके क्या होते हैं, स्वार्म, ठीक है। तो देखिए इसके ये वाले पॉइंट हल्का सा आप अगर देखें तो भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा, ये होती है भूकंपीय ऊर्जा, ठीक है। सेकंड वाला क्या होता है, भूस्खलन होता है, ठीक है। और डी की बात करें तो ये सूक्ष्म भूकंप होता है एक तरह से, ठीक है। छोटा भूकंप जो होता है ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो स्वार्म क्या होता है, सी। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में सुर्खियों में चल रहा है जो चाकहाओ है, ठीक है, आपने सुना होगा जरूर चाकहाओ। ये जो है मतलब फरवरी से में आई है ये, तो उससे पहले के क्वेश्चंस हैं, पर ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो मिजोरम का बांस नृत्य है, मणिपुर की काली चावल की किस्म है, असम की पारंपरिक टोपी, या सिक्किम का एक बौद्ध त्यौहार, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। और एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, तो हमारा बी, मणिपुर की काली चावल की किस्म को क्या कहते हैं, चाकहाओ, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, एक्सप्लेन तो मैं सभी करता चलूँगा, आप कमेंट बॉक्स में अगर बता देंगे तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा। पर 100 क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने जैसे 10 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई थी, वो ऑलमोस्ट 20 मिनट में बनी थी, ठीक है। अगर मैं 100 क्वेश्चन करूँगा तो कहीं ना कहीं 200 मिनट की वीडियो हो जाएगी, 3 घंटे से भी ऊपर की, ठीक है। तो मैंने इसकी अगर PDF आप बोलेंगे तो मैं इसकी PDF दे दूँगा, आप इसके एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ने के इच्छुक हो तो। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि इस महीने में काफ़ी सारी जो है जितनी टेस्ट सीरीज़ हो पाए एज़ पॉसिबल मैं करवा दूँ, ठीक है। तो उसके लिए देखिए भारत के राज्यों के जो परिसंघ है, फेडरेशन है, उसके बजाय राज्यों के संघ जो यूनियन है उसके रूप में क्यों इसे वर्णित किया जाता है, ठीक है। फेडरेशन की बजाय क्यों यूनियन में वर्णित किया जाता है, तो भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है। राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से सही उत्तर चुनिए, तो 1 2 या ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो आई थिंक आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा। अच्छा, ये ऊपर हमने चाकहाओ पढ़ा था ना, इसे रिसेंटली अभी GI टैग भी मिला था, ठीक है। तो इसका 6 का आंसर क्या है, तो इसका आंसर है बी मतलब सिर्फ 2 हमारी सही है, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, तो यदि भारत में अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अध्यर्पित करने का निर्णय करता है, अपने राज्य के क्षेत्र को, तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका या किनका उपयोग किया जाएगा, 2 का, 3 का, 368 का, तो 1 2 2 3 3 1 2 3 तीनों का, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है केवल 3, जो अनुच्छेद 368 है उसका यूज़ करके संसद जो है जो राज्य से, जैसे वहाँ पे अगर हमारे उसमें बात करें तो बांग्लादेश से जो आदान प्रदान हुआ था तो उसके ऊपर ये आर्टिकल मतलब आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केवल भ्रष्ट व आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की ही जांच करता है। दूसरा, जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जो CBI है उसकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन है, आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, 1 2 इनमें से कौन सा सही है, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो आपने इसका आंसर दे ही दिया होगा कॉपी में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो है बी, केवल 2, ये सही है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जांच किस किस की कर सकता है, तो राजनीतिक हत्या, अपहरण, विमान अपहरण, चरमपंथी द्वारा किया गया कोई अपराध है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम का उल्लंघन है,
बड़े पैमाने के बैंक व बीमा घोटाला है, ठीक है, इन सब पे जो है वो जांच कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्या है, तो इसके अंतर्गत जो गौण वनोत्पाद होता है, ठीक है, उसको भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया था, ठीक है। ये PT 365 में भी हमने देखा था। उसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा विविध गौण वन उत्पादों हेतु जो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सही है, 1 2 1 2, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो आपने वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो इसे कब परिभाषित किया गया था, गौण जो वन उत्पाद है, तो इनको जो MFP होता है वो वन उत्पादों का एक वर्ग होता है, ठीक है, उपवर्ग होता है, जिसे 2007 में तब परिभाषित किया गया था जब अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो ये गौण वनोत्पाद होते क्या है, MFP, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि जो मतलब वहाँ जो जैसे कि वहाँ पे रहते हैं ना आदिवासी जातियाँ होती हैं, तो वो अपनी जो खेती करते हैं उसका सरकार को बेचते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो इलायची, हल्दी, अदरक, वन तुलसी, वन जीरा, कच्चे बाँस, झाड़ू, ठीक है, ये सब जो है सरकार को बेचा जाता है ताकि उनको जो है पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसको 2007 में जो है अधिनियमित किया गया था। और उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, तो यह योजना जो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ है, ठीक है, जिसे हम ट्राइफेड कहते हैं, जो कि 1987 में स्थापित किया गया था, और जो संबंधित जो भी उसका राज्य होगा, ठीक है, उससे प्राप्त जो सुझाव होते हैं उसके आधारित चयनित गौण वन उत्पादों हेतु MSP के निर्धारण व घोषणा की परिकल्पना करी जाती है, ठीक है। इस प्रकार जो ट्राइफेड है ना कि कृषि लागत और जो मूल्य आयोग आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष MSP की अनुशंसा करता है, ठीक है। यहाँ पे जो MSP की जो अनुशंसा करता है वो कौन करता है, ट्राइफेड, ठीक है, TRIFED, जिसे हम बोलते हैं जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, ठीक है। तो इसका आंसर ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। उसके बाद देखिए अगला क्या क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। तो लोकसभा में अधिनियमित 552 सीटें हैं, हालांकि इसमें केवल 545 ही सदस्य होते हैं। यदि मतदान के समय केवल 300 उपस्थित हैं तो अनुच्छेद जो 368 है उसके तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है 273, 276 और 368 सदस्य, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो 273, मतलब A, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन के बाद 11th क्या है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ मतलब अच्छा देन रखा है, सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा इतने सदस्य हैं तो 273 सदस्य उसके लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है, अनुच्छेद 368 के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीति आयोग की अगर हम बात करें तो उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। तो सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना, अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना, गांवों को विकासात्मक प्रक्रियाओं में शामिल करना, या फिर फोर्थ भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना, ठीक है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 1 3 4, तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, एक बार ऊपर पढ़ लीजिएगा ये कि नीति आयोग के क्या क्या कार्य हैं। 1 3 4 2 4 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 2 3 4 मतलब D, ठीक है। चारों इसके जो है कर्तव्य होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे 10-12 के करीब जो है दे रखे हैं इसमें, अगर आप उनको पढ़ना चाहेंगे तो आप जाके वीडियो मैं मतलब PDF सेंड करूँगा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अनुच्छेद 32 जो है, ठीक है, संवैधानिक जो उपचार होता है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये एक रिट डाली गई है किसी के द्वारा, तो इसको पढ़ते हैं। तो यह न्यायालय द्वारा एक लोक अधिकारी को उसके विधि द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु निर्देशित करने के लिए जारी किया जाता है एक आदेश होता है। इसे प्राधिकारी प्राप्त लोक अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन से मना करने की स्थिति में जो है जारी किया जा सकता है। इसे किसी भी प्रकार के अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कर्तव्य या प्रशासन विधायी अर्धन्यायिक न्यायिक के लिए जारी किया जा सकता है। इसका जो यूज़ है वो लोक प्राधिकारी से उनके सार्वजनिक कर्तव्यों का निष्पादन करवाने हेतु किया जा सकता है। तो उपयुक्त जो परिच्छेद हमने पढ़ा उसमें से किस रिट को जो है संदर्भित करता है,
तो प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये आपने चारों पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत में, ठीक है। तो ये जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है पूरा 10, वो बैक करके थोड़ा सा एक बार दोबारा सुन लीजिए। तो ये किसको जो है संदर्भित कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। तो जो ऊपर हमने पढ़ा वो क्या है, परमादेश, ठीक है। इसको एक बार डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 में, और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो 226 आर्टिकल में ये जो है दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अलावा देखिए, अगर प्रतिषेध, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनकी भी बात थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो प्रतिषेध क्या होता है, जो पहला है प्रतिषेध, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका मतलब होता है रोकना किसी को, ठीक है। तो किसी जो जो उच्चतम न्यायालय होता है उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या जो अधिकरणों को अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने से रोकना, ठीक है। मतलब जो भी न्यायालय है उसको अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने से रोकना, या क्षेत्राधिकार को निरूपित करने जो उसके पास नहीं है उसके लिए जो है जारी किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्रतिषेध रिट प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये प्रतिषेध मतलब रोक होती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो उत्प्रेक्षण है ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना। प्रतिषेध क्या है, रोकना, मतलब दूसरे न्यायालय को रोकना अगर वो कोई उल्लंघन कर रहा है। और उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है, प्रमाणित होना या सूचित किया जाना, मतलब एक तरह से ये डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। यह एक उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के विरुद्ध उनके समक्ष जो लंबित मामले होते हैं उनको अपने पास स्थानांतरण करने या किसी मामले में उसके आदेश को रोकने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। किसी मामले को अपने पास अगर मंगाना हो अधीनस्थ न्यायालय से तो ये जारी किया जाता है, ठीक है। परमादेश आप ऊपर पढ़ ही लेंगे। उसके अलावा देखिए, जो अधिकार परीक्षा ये क्या होती है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट द्वारा, ठीक है। तो ये क्या करता है, न्यायालय इसे जो है न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद को धारण करने वाले दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। इसलिए यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध अनधिकार ग्रहण को रोकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, एक और होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या होती है, ये रिट जो है किसी इस रिट द्वारा न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने वाले व्यक्ति या प्राधिकरण को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जो है सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति हिरासत में लिया गया है तो उसे मतलब न्यायालय के सामने लाया जाए ताकि न्यायालय उसकी गिरफ्तारी की वैधता, क्षेत्राधिकार या औचित्य का निर्धारण कर सके, ठीक है। तो बस ये इतना ही है इसमें। उसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया ये केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाधारी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। दूसरा क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधेयिका या और जो कार्यपालिका दोनों की स्वेच्छाधारी कार्रवाई के विरुद्ध न्यायिक जांच का प्रावधान करती है। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। तो 1 2 2 3 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस पर विचार कीजिए। तो देखिए जी, इसमें स्टेटमेंट है वो सी है, ठीक है। सिर्फ 3 ठीक है, 21 में स्पष्ट रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ठीक है। पर इसमें जैसे पहली स्टेटमेंट है तो 1950 गोपालनवाद था जो, उसके हिसाब से ये सही थी, ठीक है। पर 1978 में जो है मेनका गांधी वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदल दिया था और इसके साथ क्या ऐड कर दिया था कि बल्कि विधायिका की कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं सिर्फ, और विधायिका के विरुद्ध भी जो है ये अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और जो ये सेकंड है, इसमें क्या कहा गया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो अर्थ है वो विधायिका द्वारा विधिवत अधिनियम की गई विधि सही प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति में वैध होगी, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका नहीं, सिर्फ विधायिका, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। तो संविधान किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है यदि राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन का में विफल रहता हो, ठीक है। राज्य जो है वो संघ द्वारा दिए गए जो निर्देश है उसमें विफल रहता हो। राष्ट्रपति को यह समाधान को जाता है कि सॉरी एक मिनट, तो राष्ट्रपति को यह समाधान को जाता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, या फिर कानून एवं व्यवस्था को बाधित करने वाली हिंसक घटनाएं घटित होती है, ठीक है। तो कब जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ठीक है। तो पॉज करिए वीडियो और आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2, ठीक है।
तो स्टेटमेंट 2 क्या है वो गलत है, बाकी दोनों क्या है सही है। ठीक है, ये जैसे कि अनुच्छेद 365 है ये वाला। ठीक है, तो इसमें राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है। ठीक है, तो ये 365 है। उसके अलावा देखिए 356 भी होता है। उसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है उसका किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जिसमें जो है उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता, तो वहाँ पे भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में जो आरबीआई है उसके द्वारा जो स्थायी जमा सुविधा है वो आरंभ करने पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, स्थायी जमा सुविधा कुल मांगों को बढ़ाने हेतु बाजार में तरलता वृद्धि करना, बैंकों को आरबीआई में फंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करके उसके पास जो है उपलब्ध अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना, नवीन साधन प्रदान करके अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाना, अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में जो है मंद गति को त्वरित कर देना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। तो जो इसका आंसर सही है वो है बी। तो इसका एसडीएफ जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है उसका वो क्या है, पर्पज़ क्या है, उद्देश्य। तो बैंकों को आरबीआई में फ़ंड आरक्षित करने की अनुमति प्रदान करके उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त जो तरलता है, ठीक है, अतिरिक्त जो पैसा है उसको अवशोषित कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 16 क्वेश्चन एमपी लैड, जो कि आपने सुना ही होगा, जो 5 करोड़ मतलब सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है, एमपी लैड के तहत प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के निष्पादन हेतु 5 करोड़ रुपए अंतरित किए जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था ये डेली करंट अफेयर में। उसके अलावा ये जो है राज्यसभा और लोकसभा के नाम निर्दिष्ट सदस्य इस योजना के अंतर्गत अधिकृत नहीं होते हैं। उसके अलावा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस योजना के प्रवर्तन हेतु नोडल मंत्रालय है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इसका जो है आंसर दीजिए। तो इन तीनों में से 1 2 3 सही है, 3 1 2 2 3। ठीक है, तो इसका आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो केवल बी जो है वो सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है सिर्फ जो थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, वही सही है। उसके अलावा ऊपर की दो गलत है। अब गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो प्रत्यक्ष 5 करोड़ अंतरित किए जाते हैं। ठीक है, जबकि वहाँ पे जो है जो वहाँ का जिला प्राधिकरण होता है उसको दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये नाम अधिकृत नहीं है, जबकि ये अधिकृत होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये जो है नोडल एजेंसी है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, वो इस योजना के प्रवर्तन हेतु नोडल एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, हाल ही में सुर्खियों में रहे जो कोलैब कैड, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, त्रिआयामी डिज़ाइन, मतलब 3D डिज़ाइन होता है ना, 3 डायमेंशनल, उसके सृजन व संशोधन हेतु संपूर्ण देश के जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, ATLs हैं, उनके छात्रों को एक मंच प्रदान करना है। ठीक है, हो भी सकता है। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन क्या है, 1 2 1 2, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर क्या है, तो 17 का क्या है, बी है आंसर। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट वाला क्यों गलत है। सबसे पहले तो दूसरा इसका सही है, और पहला गलत क्यों है, क्योंकि यह क्या है 2020 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। अटल नव प्रवर्तन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से जो है कोलैब कैड को लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह एक सहयोगात्मक नेटवर्क और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, कैड सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो 2D प्रारूपण एवं विस्तृत विवरण से लेकर 3D उत्पादों के डिज़ाइन तक अभियांत्रिकी समाधान उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया था वो नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा NIC द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है ये 20वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत का संविधान केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन के पद का उल्लेख करता है, निर्वाचन आयुक्तों का नहीं करता। ठीक है, जो वो होते हैं IC होते हैं उनका नहीं करता है। ठीक है, किसी भी मामले अथवा मुद्दे पर निर्णय के समय CEC को अभिभावी शक्ति प्राप्त होती है, हो सकता है CEC और निर्वाचन आयुक्त दोनों को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, इसके बारे में अभी हमने करंट अफेयर में मतलब जो मंथली पढ़ते हैं उसके बारे में भी इसमें पढ़ा था हमने। ठीक है, तो कार्यकाल था,
जो मॉडिफाई हुआ था 2019 में, ठीक है। तो अगर आपने वो देखा होगा वीडियो तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1, 2, 2, 3 उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो आंसर है इसका सही डी, ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब क्यों नहीं है वो देखते हैं। तो देखिए जो इसमें थर्ड है, इसमें सिर्फ सीईसी को जो है कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान होती है, निर्वाचन आयुक्त को या अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा किसी भी मामले अथवा मुद्दे पर निर्णय के समय सीईसी को जो है अधिभावी शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है, मतलब सीईसी जो अन्य अभिभावी है, अगर इनके बीच में मतभेद होता है तो बहुमत का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। उसके अलावा जो है संविधान का भाग जो है दोनों का उल्लेख करता है, ठीक है, निर्वाचन आयुक्तों को भी बताता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समुदाय आधारित अधिकार। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? तो 1, 2, 3 तीनों ही क्या है? सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जो है चौग्याल वंश द्वारा शासित एक पूर्ववर्ती रियासत थी। वर्ष 1947 में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति के पश्चात यह भारत का संरक्षित राज्य बन गया। जनमत संग्रह के माध्यम से यह जो है भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। हाल ही में जो है यह दिल्ली सरकार द्वारा जारी एक विवादास्पद विज्ञापन के कारण सुर्खियों में रहा। कौन सा स्टेट हो सकता है? उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस स्टेट की बात की जा रही है? तो असम, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो जो ये बात हुई है वो किसकी हुई है? सिक्किम की, ठीक है। बी इसका ऑप्शन सही है। तो ये सिक्किम चौग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत थी। ब्रिटिश शासन की जो है 1947 में समाप्ति के पश्चात सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया। 1975 में आयोजित एक जनमत संग्रह हुआ और लोगों द्वारा चौग्याल शासन को समाप्त करके जो है सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 21वां क्या है क्वेश्चन। तो अनुच्छेद जो 360 है उसके तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधियों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा जो है कथन सही है? चारों में से, ठीक है, 360 के लिए। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। तो वित्तीय 360 के दौरान जो वित्तीय आपातकाल होता है वो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अध्यक्षता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, हो सकता है। उसके अलावा NHRC और SHRC उसके अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त पदच्युत किया जाता है, ठीक है। तो मतलब पद का धारण करवाया जाता है। तो इनमें से कौन सा जो है सही है कथन? तो 1, 1, 2, 1, 2 और ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? केवल 2, ठीक है। तो अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही जो है पद धारण किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। जो हित समूह समाज है उसके किसी विशेष वर्ग या समूह के हित को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रचारक हित समूह, वर्ग विशिष्ट हित समूह। तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ग विशिष्ट हित समूह का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो सबसे पहला अधिवक्ताओं मतलब जो वकील होते हैं, या चिकित्सकों जैसे पेशेवर निकाय का, व्यापार संघ का, बंधुआ श्रमिक या जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने वाला समूह, ठीक है। तो 1, 1, 2, 3, 1, 3, ठीक है। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल 1 और 2, ठीक है। तो इनका जो समूह होता है वो वकीलों का, चिकित्सकों का और व्यापार संघ का होता है, ठीक है। इसमें बंधुआ श्रमिक और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने वाले को समूह नहीं माना जाता, ठीक है, ऊपर जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन से जो है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के लोप का कारण बन सकता है? ठीक है, मतलब उसकी जो नागरिकता है उसका लोप हो जाए। जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली जाए, यदि नागरिक
द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया जाए यदि वह नाबालिग है या उसके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया हो। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए 1, 1-3, 2-3 या 1-2-3। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1, 2, 3 तीनों ही इसमें सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की परिसंघीय विशेषताएं हैं? तो एकल संविधान, द्विसदनीयता, एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की परिसंघीय विशेषता है। ठीक है, तो इसमें जो है इनमें से कौन सा सही है? 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आपने आंसर दे लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2, 3। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रायल वीडियो है, 25 क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आएगा तो इसको मैं डेली के 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन के करीब करा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी जल्दी बन जाता है। देखिए आधे घंटे में 25 क्वेश्चन हो गए हैं ना। अब वो मैं जैसे बता रहा था पीछे आपको दिखा के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये मैं इजीली पर डे का एक पूरा जो है चैप्टर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है। मैं डेली जो है इसके एक पूरे 100 क्वेश्चन का जो है सेट करा दूंगा। 30 या 35 अगर मान लीजिए इस साल की वजह तो इनसाइट के भी जो है प्रीलिम्स के जो है टेस्ट आएंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो ओके, अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा हैव अ गुड डे।